बेंगलुरु ब्लास्ट में एक की मौत। चर्च स्ट्रीट के पास हुए धमाके में एक महिला की मौत हुई है। ब्लास्ट में 3 लोग घायल। लापता हुए एयर एशिया के विमान पर चीन का दावा, क्रैश हो गया विमान। मलेशिया ने किया विमान के क्रैश होने की खबर से इनकार। आमिर खान की फिल्म पीके पर नहीं थम रहा विवाद। देश भर में हिंदू संगठन कर रहे हैं पीके को बैन करने की मांग। भारत के उत्तरी क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप बढ़ा। उत्तर भारत में ठंड से 3 की मौत। ठंड से हुआ जनजीवन अस्त व्यस्त। और पाकिस्तान की जेल से जल्द छूट सकता है 26/11 हमले का मास्टरमाइंड लखवी। हिरासत के आदेश हुए खारिज। Right, you're watching me, that is Rajiv K. Bajaj on Inside Story. मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी ऑन लेमन न्यूज़। विद मी ऑफ कोर्स इज प्रदीप नाम्बियार, एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार। लेकिन आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेंगलुरु में जो आतंकवादी हमला हुआ। इट वाज अ वेरी लो इंटेंसिटी ब्लास्ट, मानता हूं लो इंटेंसिटी आईईडी था, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस, जिसके तहत एक महिला की मौत हुई। लेकिन याद रखें, इसको हमें इस प्रकार नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। वी कैन नॉट इग्नोर इट बिकॉज दैट्स हाउ इट ऑलवेज स्टार्ट्स। देयर इज अ स्मॉल लिटिल प्रोबिंग अटैक समवेयर और उसके बाद बड़ा अटैक होता है। याद रखें, पुणे में जर्मन बेकरी के ऊपर भी इसी प्रकार अटैक हुआ था, उसके बाद बड़ा हमला हुआ। मुंबई शहर में भी इसी प्रकार छोटे छोटे हमले हुए और उसके बाद बड़ा हमला हुआ। याद रखें, अगर आज हम लोग ये समझते हैं कि क्योंकि बेंगलोर में एक कैफ़े के सामने चर्च रोड पर, बेंगलुरु की वेरी वेरी बिजी रोड, उसके ऊपर अगर एक छोटा सा अटैक हुआ, छोटा सा कोई पटाखा छूटा जिसकी वजह से एक महिला की मौत हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे और कोई हमला नहीं होगा। How prepared are we? Remember when 26/11 happened in 2008, lots and lots of announcements were made. उसके पहले जुलाई के महीने में 2007 में इसी प्रकार, इट वाज 7th of July, इसी प्रकार ट्रेन्स के ऊपर अटैक हुए, बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स की गई। ये कहा गया कि हर लोकल ट्रेन के स्टेशन पर, हर जगह पर मेटल डिटेक्टर्स होंगे, स्निफर डॉग्स होंगे, सिक्योरिटी की जो डिटेल है वो इस प्रकार होगी कि एक परिंदा भी अंदर नहीं जा पाएगा। बट एट द मोमेंट वी फाइंड दैट प्रैक्टिकली नथिंग वर्क्स ओवर देयर। प्रदीप, CCTV cameras, they don't work. Metal detectors, they don't work. Intelligence guys, they're just not around. Sniffer dogs, I haven't seen a sniffer dog at a police station now, at a railway station now in years. We'll come to Pradeep in just a little while. At the moment with us, we've got General Hoon, Lieutenant General Hoon at the moment with us. General Saab, namaskar. Namaskar ji, how are you? Absolutely fine, sir. Thank you so much for joining us. No, Great it's a pleasure, pleasure. as usual, great pleasure talking to you, sir. Always a pleasure, sir. General Saab, but very unfortunately, we never talk about pleasurable things. हम और आप कभी भी कोई अच्छी खबर कभी नहीं देते हम लोग। जब कोई बुरी खबर आती है तभी हम लोग बात करते हैं। कभी कभी हमें किसी अच्छे मौके पर भी बात करना चाहिए। लेकिन सॉरी। लेकिन जनरल साहब, आप ये बताएं कि बेंगलोर में एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ है जिसमें एक महिला की मौत हुई है। अब मेरा ऐसा ख्याल है कि इस लो इंटेंसिटी ब्लास्ट को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें इसको ये देखना चाहिए कि हो सकता है दिस माइट बी द बिगिनिंग ऑफ इवन वर्स टू कम। जनरल साहब, You are absolutely right, sir. It's a precursor. It's a precursor to further things to come. And it is not only in Bengaluru, everywhere where they can do it, they will do it. Now, low intensity, it was an IED.
all the parameters are there for a blast. जी So whether it's a low intensity or high, maybe it's a training. They are training. People are milling around us. In every state, you see what is happening. The ISIS people are already there. जी दुरुस्त बात है। The other people who are wanting complete change of religion. They want everyone to have a Muslim world. They're talibizing the whole country. जी Only one thing, sir, आपको मैं बताना चाहता हूँ जी बताएं। कि ये जो स्टार्ट हुआ है जी ये अफगानिस्तान से स्टार्ट हुआ है जी और ये पूरे विश्व में अब जी फैल गया है। जी अब क्या हुआ है कि सबसे पहले आपने देखना कि मार जिसने खानी है ना जी। वो है पाकिस्तान। जी वो सबसे पहले उसको ठोकेंगे ये। जी आपने देखा है कि 132 चिल्ड्रन वर मैसेकर्ड और 127 That's लाइक right. दैट। जी। ऐसे कभी हुआ है आज तक भाई world पाकिस्तान में तो में- नहीं हुआ है। हाँ सिर्फ ओ ब्रेसलन में हुआ है, रशिया में, जब चेचन रेबल्स ने आकर के एक कॉलेज को टेक ओवर कर लिया और कोई 777 बच्चों को मार दिया। स्टूडेंट्स थे वो, लेकिन इतनी छोटी उम्र के बच्चे नहीं थे। जी जी जनरल साहब। Absolutely, sir, you are right. So ब्रूटैलिटी जो है जी इनकी ISIS की और दूसरों की जी। ये अलकायदा दे आर ऑल द वर्स्ट लॉट। they are not human beings. जी You have seen what has happened in Syria. You have seen what is happening in Iraq. जी You see how the Americans also now are thinking कि what do we do? क्या करें? उन जी। ड्रोन्स मारते हैं और ये जो ब्लास्ट होते हैं जहाँ ये जो एयर एशिया का ये प्लेन गया है, दिस इज द सेकंड एयरक्राफ्ट दैट हैज गॉन। थर्ड थर्ड जनाब। मलेशियन एयरलाइंस का दूसरा और एयर एशिया का पहला। मलेशियन एयरलाइंस की MH370 disappeared. The other flight was shot down over Ukraine. Now this is the third flight which has just disappeared. और कहते हैं it's lying on the bed of the ocean. No, I think these are very serious things that we have to consider. जनरल साहब यहाँ पर आपसे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, क्योंकि और किस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और आप भी यही बात कह रहे हैं कि भाई 2008 में 26/11 का जो अटैक हुआ उसके पहले जो इंटेलिजेंस आई यूके से, यूएस से और इंडियन इंटेलिजेंस के पास भी जो इंफॉर्मेशन थी हम लोगों ने नजरअंदाज की, जिसकी वजह से 26/11 को मुंबई शहर में इतना बड़ा अटैक हुआ। आज ये जो आईईडी, ये लो इंटेंसिटी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस की वजह से जो आज एक महिला की मौत हुई है, कल ना जाने और क्या हो सकता है। सर बताएं। बिल्कुल ठीक बात आपने कह रही है और कह रहे हैं जी। कि जब 26/11 का हुआ है अपने मुंबई में, पूरी इंटेलिजेंस थी, सब कुछ था, जी। किसी ने परवाह नहीं की। इतना परवाह नहीं की कि अब तक हम दाऊद इब्राहिम को नहीं ले आ सके। जी हम वो दूसरा जो मास्टरमाइंड है लखवी जी। वो भी हम नहीं ला सके। जी और हाफिज सईद जो हैं वो हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देते हैं। जी सब ही इज नाउ द वर्ल्ड लीडर। जी जो है अपना हाफिज सईद, ही हैज गॉट अ आर्मी, उसकी फौज है जी जो के मरने को तैयार है। जी और वो कम से कम मैंने सुना है कि 30,000 आदमी उसने इकट्ठे किए हैं कराची में जी और उधर रह रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब भी जो हो रहा है, जी जो दाऊद इब्राहिम जी हमारे प्रधानमंत्री ने, प्रेजेंट प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने बोला है कि हम उसको लेंगे। मैं आपको बताता हूँ, हम लेंगे। जी और उस दिन टीवी पे भी मुझे पूछ रहे थे कि कैसे ले लेंगे ये वो। आपने परसों ही देख लिया कि जी। उसका वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम जो है, अब की जो गवर्नमेंट चल रही है ये तेज है, एंड आई हैव नो डाउट कि ये दाऊद इब्राहिम को भी इधर ले आएंगे। जी पर हमें अपने अंदर जो जी। कि
हिंदुस्तानी कहते हैं अपने आप को, जी। उनको पूरा, बेशक किसी मजहब का हो, लेकिन हिंदुस्तान पहले आएगा जी। और फिर आता है हमारा मजहब। बेशक मैं हूँ, बेशक क्रिश्चियन है, बेशक मुसलमान है, बेशक कोई है। तो ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अब चले हैं कन्वर्शंस चल रहे हैं, ये वो, देखिए ये फालतू बातें हैं। अब लॉ आ जाएगा, दैट्स फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड। राइट। लेकिन हमारा जो इंडिया का है, मैं आपको बता सकता हूं कि इवन कश्मीर में आप देख लो क्या हुआ है कि द ऑपोजिट पार्टी, द सेवन पार्टी, वी हैव गॉट 25 सीट्स, दैट्स राइट। whereas we were wanting 44। और अभी भी वो नहीं बना सकेंगे। ये हम इसलिए नहीं चाहते कि हम आना चाहते हैं, हम इसलिए चाहते हैं कि तरक्की हो। अब देखिए कश्मीर का क्या हाल है, अब देखिए उधर फ्लड क्या है, अब देखिए कितने करोड़ों रुपए लगेंगे। अच्छा दे दो, आप उमर अब्दुल्ला को दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुफ्ती को दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप देखेंगे कि पैसे कहाँ से आएंगे। That's right. और No, अगर over here, sir. Sir, over here, let me bring you back to the subject at hand, which is, whereas I agree with most of the things that you have said. अगर मैं आपका ध्यान लेके जाता हूँ 20 साल पहले, 21 साल पहले, 1993 में, जी 12 मार्च 1993, 1993 12 मार्च, मुंबई शहर में 13 बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 350 लोग मारे गए, 1200 लोग इंजर्ड हुए, जिसमें से आज तक 1000 लोग अपाहिज हैं। हाँ, आज तक। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, इसके पहले मुंबई शहर के आसपास, ठाणे में, नवी मुंबई में, कोंकण में, अलग अलग जगह पर इसी प्रकार छोटे छोटे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। वहां पर आरडीएक्स की टेस्टिंग हो रही थी। वी इग्नोर्ड इट। हर एक को ये मालूम था, मुझे अभी तक याद है, आई यूज्ड टू बी द एडिटर ऑफ द डेली, and I had published on the 24th of February that something big is about to happen in terrorist terms in Mumbai in the second week of March. Now this intelligence was very well known. Now if I knew about it as a journalist, I'm sure the intelligence community must have known about it, because after all we were given exactly the same information from the same people. So why is it that our people ignore this information? General Hoon. Sir, we have to train our people also. It's not only in one place, but in every state of the country. Gee. What we should have is a central vigilance, separate department to verify who are what. Anyone can come walk in. You Gee. don't know what he's brought. Right. So at the state level, we'll have to have mohalla committees and very strong bonding people who can tell the police that this man is not from here. He has That's come right. days ago. Now, unless we do that, we run after the event. No, we have to be before the event. So I have no doubt that we are going to do it. And But so when? Because let's be very clear. In 2006, on the 11th of July, there were so many bomb blasts which took place on the Western Line in Mumbai, and God knows how many people died. And after that, it was very clearly announced that there would be CCTV cameras on every railway station. हर railway station के ऊपर metal detector रहेगा, sniffer dogs रहेंगे, intelligence के लोग रहेंगे. भाई, that's exactly what we were discussing when, before you came on the line, that Yes. I haven't seen a sniffer dog at a railway station now, I think, in the last 5 years. Sir. Yes, absolutely right, sir. But it takes time to sort out this very big mess of last 10, 15 years that we are carrying on our shoulders. I have no doubt that if we have good people who are for the country, we will be able to 100% overcome this. It's a question of time, whether it's 1 month. It has to be continuously, everything is being done. You've seen what has happened in Kashmir. Gee. I cannot give you as to what is happening to Dawood Ibrahim, because these are all secret things which are being done. But in your opinion, मतलब आपके कहने के मुताबिक, और इस वक्त हमारे साथ है लेफ्टिनेंट जनरल हून, और याद रखें जनरल हून साहब हमेशा मैच्योरिटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, पूरी जिम्मेदारी से बात करते हैं। आज तक कभी उन्होंने कोई सेंसेशनल बात नहीं करी है, ना ही कोई सेंसेशनलिस्ट बात करी है। कहने का मतलब ये हुआ, जो आपने कहा जनरल साहब, कि दाऊद इब्राहिम को
हमारी सरकार वापस हिंदुस्तान लाएगी ही आपके मुताबिक, एंड ही विल स्टैंड ट्रायल हियर अकॉर्डिंग टू यू। बिल्कुल। और आपने देखा है कि ये सारे हम भी सोच रहे थे जी। कि अभी तक हुआ नहीं सर, नहीं हम शेयर कर सकते अगर हम पहले ही कर दें। पर एक तो हमने नमूना दे दिया ना कि उस वॉइस रिकॉर्डिंग हो गई, so जी। we know his location, we Right. know which hut he is living, we जी। know what he is eating, we know everything. Please, I request our countrymen to bear with us, with the government in power, and we will achieve results with the people along with us. So which means Dawood is coming back. We will bring back 100%. Dawood. Just like the Israelis brought back Eichmann. And the way Eichmann was hanged, Dawood will be hanged over here. Is that what you're saying? It has to be. There's no two ways about it. Because whatever is promised, at least a very big attempt is being made for everything. Wonderful. And if we want only the people to be with us, and we are with the people. And be for Hindustan. I am not with the people or anything. I am a Hindustani. Well, that's my first job. Right. General Saab, thank you so much for talking to us. Great pleasure talking to you, sir. Thank you so much. General Hoon, Pradeep, that was sensational, I thought. He said, Dawood is coming back. He said this government is going to bring back Dawood Ibrahim. At the moment with us, Advocate Pradeep Nambiar. Exactly, sir. As you said, the sleeper cells are very much active because जब भी चाहे कुछ होता है, बम फुट जाता है. चले आपने कहा कि low intensity blast है, but even a low intensity blast, even causing one death, is a matter of concern for the state. सरकार को चिंता का विषय बन जाता है. लेकिन जनरल हून का कहना, लेकिन जनरल साहब का ये कहना कि जनाब दाऊद इब्राहिम जो हैं उनको वो वापस लेकर के आएंगे. Now that is the most important thing. Now I don't know why this SRA thing is coming over here right now. I don't really know why. We are not talking about SRA. We are talking about Dawood Ibrahim. Now Dawood Ibrahim has nothing to do with SRA. जहाँ तक मैं जानता हूँ. Gentlemen, can you hear me please? Right. We are talking about the Bangalore blast. Thank you so much. जनरल हून का ये कहना कि उनके दिमाग में कोई डाउट नहीं है, उनके जहन में जरा भी शक नहीं है कि दाऊद इब्राहिम को वापस लाया जाएगा. Exactly, it's the confidence. The general has been the senior post in the army. He was, I think, probably also responsible for Yashin, the entire thing. और उस level के व्यक्ति अगर कहते हैं कि दाऊद वापस आ सकता है, that means he has great belief. जो state और state के जो administration है, governance है और उस विश्वास के बल पर वो कह रहे हैं और probably उनके जो contacts हैं military intelligence, army intelligence and top. तो इससे definite एक चीज है कि hot pursuit, probably the government top agenda में है, hot pursuit में है कि दाऊद इब्राहिम को वापस यहाँ पर सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं बनती. याद रखें कि दाऊद इब्राहिम का जहाँ तक सवाल है, यूएस की भी जो वॉच लिस्ट है टेररिस्ट को लेकर के, आतंकवादियों को लेकर के, वहां पर भी दाऊद इब्राहिम फीचर्स वेरी मच ऑन अमंग द टॉप टेररिस्ट हु आर वांटेड. और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने यूएस की सरकार को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर के अब शायद पाकिस्तान पर इतना प्रेशर डाल देंगे कि हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होगा, क्योंकि ये बातें हम लोगों ने पहले भी सुनी हैं, हो सकता है कि शायद सिर्फ दाऊद इब्राहिम ही नहीं बल्कि वो लखवी जो हैं और हाफिज सईद जो हैं, इन सब लोगों को भी शायद कोर्ट ऑफ लॉ विल पास द सेंटेंस which is required. Now at the moment with us to talk a bit more about this is Major General retired Afsar Karim. General Saab, namaskar. Namaskar. Sorry to bother you, sir, and thank you so much. Thank you so much for coming on our show. General Saab, आप ये बताएं कि भाई बेंगलोर में अभी एक लो इंटेंसिटी आईईडी ब्लास्ट हुआ जी. अब do you think it is a precursor of things to come? Do you think we can ignore it, or do you think we should all be ready for something bigger? जनरल साहब देखिए, जो यहाँ के लोकल हैं टेररिस्ट, वो बहुत बड़ा ब्लास्ट करने के काबिल नहीं है जी. वो सिर्फ बाहर से आ सकता है बड़ा अटैक जी. तो ये छोटे अटैक ये एक लोनर भी कर सकता है, एक आदमी भी कर सकता है और 5 आदमी भी कर सकते हैं. दुरुस्त बात है. लेकिन उससे बड़ा अटैक करने की इनकी काबिलियत नहीं है जी.
तो आपको ये छोटे छोटे अटैक किसी शहर में, खासकर जैसे बेंगलोर है सेंसिटिव शहर में, जी आपको उन आदमियों को पकड़ना पड़ेगा। और इसमें ज्यादा सवाल ये है कि बाहर का हिस्सा नहीं है, यहीं के अंदर के आदमी है और जी। आपको अंदर ही डील करना पड़ेगा। और सो कहने का मतलब ये हुआ कि जहां तक ये बैंगलोर का जो ब्लास्ट था, ये शायद कोई लोकल यूनिट है जिसने शायद किया हो। ये आम तौर से जो छोटे ब्लास्ट है इस किस्म के, एक ग्रेनेड फेंक दे या एक आईडी कर दिया, ये छोटे छोटे ग्रुप्स की निशानी है जी और ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसमें कोई खर्चा नहीं है, इसमें कोई इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। जी। तो ये तो कहीं भी हो सकता है। तो जब तक आप उन जो संगठन हैं ऐसे जो भी हैं उनको आप जड़ से खत्म नहीं करेंगे तो ये ब्लास्ट भी खत्म नहीं होंगे। जी, मतलब कि but in terms of the intelligence with regard to these people, because I'll be very frank with you, I find it somewhat strange and I find it somewhat amusing that a lot of people actually believe that we will be able to keep a watch on just about everybody. Now, is it possible to do that, General Saab? No, it's not possible to do that, but specifically you can find people because everybody is not involved in any case. Yes. So you have to be clear and very clear that with whom you people, the sangatans which are involved are known. Ji. So therefore, you have to go after them. And if there's a blast, then you talk about a lot of publicity and a lot of action. We'll do this and that. Then nothing happens. जी, वही बात हम लोग अभी कर रहे थे कि भाई 2006 में जब ट्रेन में बम ब्लास्ट हुए मुंबई में, उसके बाद हर जगह पे ये कहा गया कि भाई सीसीटीवी कैमरा रहेंगे, सीसीटीवी कैमरास डोंट वर्क एट द मोमेंट। ये कहा गया कि हर जगह पे मेटल डिटेक्टर रहेगा, मेटल डिटेक्टर्स यूजुअली डोंट वर्क। स्निफर डॉग रहेंगे। मुझे 10 साल हो गए, किसी स्निफर डॉग को मैंने देखा नहीं मुंबई शहर में, किसी रेलवे स्टेशन पर तो नहीं देखा। उसके अलावा अलग अलग चेक्स एंड बैलेंसेस रहेंगे, अलग अलग चीज़ें रहेंगी। अब तक जो इक्विपमेंट भी आना था वो तक नहीं आया है और जो पर्सनल रिक्रूट होने थे वो भी नहीं हुए हैं। अब यहां पर इस तरीके से, जैसा आपने कहा, जब भी कोई बम ब्लास्ट होता है हम लोग जाग जाते हैं, बहुत बहुत बड़ी पब्लिसिटी होती है। जैसे अभी दाऊद इब्राहिम की टेप मिल गई, भाई ये कहा है कि भाई ये दाऊद इब्राहिम की कॉन्वर्सेशन है और उसको लेकर के अब बवाल मचा थोड़ी देर के लिए और 2 दिन के बाद हर एक कोई भूल जाएगा उसके बारे में। जनरल साहब, इस विषय में आप क्या कहेंगे? इस हिस्से में ये है कि आपको डेडिकेटेड टीम बनाना पड़ेगी, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगी, उनको इक्विपमेंट देना पड़ेगा और उनको अकाउंटेबिलिटी होगी और टाइम बाउंड होना चाहिए। सीमी और आईएम को खत्म करने में ज्यादा टाइम नहीं लग सकता क्योंकि इनको ज्यादा सपोर्ट नहीं है इस कंट्री में जी। इनकी बहुत कम लोगों की सपोर्ट है और उन लोगों को आपको पकड़ना पड़ेगा। आप आमतौर से पकड़ना शुरू कर दें और करें, उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसका नुकसान ही होगा जी। तो लेकिन वो जब भी हो सकता है जबकि एक डेडिकेटेड टीम जो है, आपके सेंटर को आप छोड़ दीजिए, ये स्टेट्स का भी काम है क्योंकि उनकी नॉलेज और उनकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल लोकल सामने आती है। यहाँ पर इंटेलिजेंस कोई आपको खबर दे फिर आप उनको खबर दें, ये सब बहुत देर की बात है जी। रियल टाइम इंटेलिजेंस जो हो रहा है आपके शहर में आपको नहीं मालूम तो आप किस लिए वहां बैठे हुए? दुरुस्त बात, बिल्कुल दुरुस्त बात। और जनरल साहब, जो आपने कहा जब 132 से 133 बच्चे मारे गए पेशावर में, पाकिस्तान में, उस वक्त भी हमने आपसे बात करी थी तो आपने कहा था दैट यू डोंट एक्सपेक्ट वेरी मच फ्रॉम पाकिस्तान बिकॉज दे हैव बिल्ट अप टू मेनी एसेट्स अमंग दीज among the Taliban groups really to go against them. Now after the Pakistanis have perhaps in court started taking action, do you still believe that, General Sahab? Pakistani is taking actions against certain faction groups and because they want to retaliate for the action Taliban has taken. That does not mean they are doing anything against its policies which nurture certain terrorists and trains them to send them to Afghanistan or India. Right. So what is this entire exercise in aid of? They say they are hanging so many Taliban leaders, they are attacking so many people. They say they've already shot and killed the man who planned out the massacre of these kids. So that they have to do because they have to answerable to their own people why they are not doing it. But that does not mean they are fighting terrorism. They are fighting particular groups in Waziristan. And these particular groups perhaps are inimical to the military establishment at the moment. Is that what you're saying? One which have attacked them. And right. That's a fight between them. Yes. So there's nothing, beyond that there's nothing. They are fighting each other. And they'll also attack them at the rear areas because they can't fight them directly as an army. Gee. And in terms of the so-called recording of Dawood Ibrahim, which has just come to light,
Do you expect any action over there? Now, a lot of people are of the opinion that perhaps the Narendra Modi government might really do something. There might be a possibility that enough pressure might be put on Pakistan or something else might happen. An Israeli-type commando operation, you know, the way Eichmann was kidnapped from Buenos Aires and brought back to Israel to stand trial and be hanged. Something like that. Do you expect something like that to happen, General Saab? Personally, I don't, because it requires a long time training and expertise to do these things. And I don't think at the moment we have got them. And also we don't have the political intention to do it at the moment. What happens if Pakistan further presses us, then I think it's a different story. Right. And do you think, all right, at the moment you say we don't have the training, but do you think we have the wherewithal to carry out such an operation? No, that is the point is that's not, we don't have the wherewithal of the kind which Americans have or the others have. Also, we don't have the physical location is next door to Pakistan. It is not something that America is doing from a remote area, sitting unconcerned, and they're fighting from Afghanistan to Pakistan. So that position is, we are not in a position to do that. We have to think of consequences. We have to consider retaliation. We have to consider various things. And we have to overall judge whether what is beneficial to, whether to do such a thing or not to do such a thing. Right. So would picking up Dawood Ibrahim be beneficial to us? Is he relevant at all at the moment? No, there are certain specific targets, the human and organizational, which we must attack. Right. But how do we do that? We have to find that out without getting involved into bad consequences. Right. So do you think the Americans over here perhaps might just for economic gain or for economic reasons might just decide to help India? I don't think anybody will help you, because nobody in the world helps you. You have to help yourself. Right. And this is your own problem. You have to solve it. And more Americans are giving aid to Pakistan. They are not going to go against them, but they want Pakistan in their pockets. They say their thinking is that if we lose Pakistan, they'll become a rogue state with nuclear weapons. A rogue state with nuclear weapons, as if it is not a rogue state already. General Saab, General Saab, the other thing. Recently, there was a report in American papers, carried very prominently over here by us, about intelligence which had been received by the Americans, by UK and by us. यानी जासूसी तंत्र से जो खुफिया एजेंसियों से जो जानकारी प्राप्त हुई थी अमेरिकन्स को, ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज को और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को मुंबई अटैक के बारे में, 26/11/2008 का जो मुंबई अटैक था उसके बारे में, और उसको इग्नोर किया गया, नज़रअंदाज किया गया, इसकी वजह से हम उसको प्रिवेंट नहीं कर पाए. योर टेक ऑन दैट सर? देखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी जी, अब उसको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन ये नजरअंदाज करने का सवाल नहीं था. सवाल ये था कि आपका जो अपना डिफेंस है मुंबई ऐसे शहर का जी, वो कोई इसलिए नहीं कि आज हमको खबर मिली इसमें होना चाहिए. वो तो हमेशा आपको जरूरी है, क्योंकि खबर मिलना जरूरी नहीं है आपको. तो वो बात दोनों तरफ मिल के. तीसरी बात थी कि करप्शन उसमें शामिल था. जो उनकी बोट्स पहले आए, उन्होंने शायद किसी से मिलाप किया जी और पैसा खाया. तो ये सब बातें शामिल थी. वो एक बहुत बड़ा सवाल है, सिर्फ इंटेलिजेंस का सवाल नहीं है. ये कई चीजें उसमें शामिल है, हमारी कमजोरी और कई चीजें जो हमारी इंटरनेशनल रिलेशनशिप की कमजोरी. जनरल साहब, जहाँ तक 26/11 अटैक का प्रश्न है, हम लोगों ने जिन्होंने 26/11 अटैक को कवर किया, ताज के आसपास हम लोग थे, ताज के अंदर भी गए, एक एक चीज़ हम लोगों ने देखी. अब यहाँ पर जो जहन में सवाल उठते हैं, माफ़ कीजिएगा मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि बेंगलोर में जो अटैक हुआ, इसी प्रकार ठाणे में भी ऐसा बम ब्लास्ट हुआ था पहले. हो सकता है कि ड्राई रन हो, मुझे मालूम नहीं है. लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जहन में आज तक 26/11 को लेके इतने ज़्यादा सवाल हैं जो आज तक जिनका जवाब नहीं मिला है. मतलब ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि 10 लोग आए या 6 लोग आए, 8 लोग आए, जिनके पास सिर्फ GPS ट्रैकर थे, गूगल मैप्स थे. गूगल मैप्स के हिसाब से वो कोई कामा एंड ऑलवेज हॉस्पिटल में चला गया, कोई CST स्टेशन में चला गया, कोई ओबरॉय में चला गया, और कोई ताज में चला गया, और कोई शबद हाउस में चला गया, और उन्होंने सबको मार दिया. ये मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि उनके पास मुंबई शहर में कोई सपोर्ट नहीं था. जनरल साहब, आप बताएं. ये तो बिल्कुल साफ बात है कि बगैर सपोर्ट के काम नहीं हो सकता जी.
बगैर सपोर्ट के ये काम नामुमकिन है जी। लेकिन इसमें दो किस्म की सपोर्ट उनको मिली, एक तो वो लोग जो उनसे सिंपैथाइजर हैं और दूसरे जो लोग उनसे पैसा खा रहे थे जी। तो ये दोनों चीजें शामिल थी उस अटैक में जी, क्योंकि वहां के जो विटनेस थे दो तीन नहीं, माफ कीजिएगा, 4 ऐसे विटनेस थे जिनका हमने भी इंटरव्यू किया, दे एक्चुअली केम ऑन आवर शो, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कसाब को हमने लियोपोल्ड कैफे में पहले भी देखा है। वहीं पर वहां जो लड़कियां काम करती थी वो कहती, उन्होंने कहा कि भाई 3 दिन पहले तो मैंने इससे बात करी है एंड दिस मैन आस्क्ड मी आउट ऑन अ डेट, ये तक कहा है। अब उस लड़की की इंटरोगेशन तक नहीं हुई, उसकी स्टेटमेंट अच्छी तरीके से रिकॉर्ड तक नहीं की गई। अब आपसे जानना चाह रहा हूं, व्हाई डिड वी अडॉप्ट सच एन ऑस्ट्रिच पॉलिसी? व्हाई डिड वी आई मीन व्हाट इज इट दैट वी वांटेड टू शो द वर्ल्ड दैट देयर वाज नो सपोर्ट फॉर देम ओवर हियर? नाउ दैट इज अनबिलीवेबल। जनरल साहब, इट इज इनकॉम्पिटेंस एंड केयरलेसनेस। जी, कौन मरे वो सब गरीब है। अगर कोई वीआईपी मरते तो शायद हम कुछ कार्रवाई करते, तो अलावा नहीं करते। अगर कुछ वीआईपी मरते तो शायद कुछ कार्रवाई करते। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बेंगलोर में जो ब्लास्ट हुआ है उसको शायद नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। मैं उम्मीद तो सिर्फ यही कर सकते हैं। जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर incisive analysis as usual. Thank you sir. Thank you so. Major General Afsar Karim with this absolutely great analysis. Pradeep, one final word from you as far as this subject is concerned. It is impossible for me to believe that the Mumbai attacks were carried out without any local help. In a similar manner, the Bangalore IED blast could be the beginning of something horrid. Pradeep. What General said, those चीज बहुत important थे। उन्होंने कहा कि they have sympathizers, number 1, who work for free, and number 2, they have got people जो उनको लिए पैसे के लिए काम करता है। तो दो तरह के लोग पूरे देश में है, जो सिंपथाइजर्स है जो मुफ्त में काम कर रहे हैं और जो लोग पैसे लेकर काम कर रहे हैं। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये सोचना पड़ेगा। और जहां उन्होंने कहा कि सेंट्रल एडेड हर पुलिस स्टेशन लेवल पे शायद इंटेलिजेंस और बैकअप और सपोर्ट और पूरे स्क्रीनिंग इस प्रकार की जरूरत है कि ऐसे स्लीपर सेल्स को अनकवर करके इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाने के। दिस इज जस्ट नॉट अ सेंट्रल एजेंसीज जॉब, इट इज आई थिंक डिवाइडेड इनटू एवरी लोकल पुलिस स्टेशन, तभी यू कैन हैव सक्सेस। बिकॉज इफ यू सी द इन्फिल्ट्रेशन अक्रॉस, जब परवेज मुशर्रफ जब थे और उनका कहानी कि साउथ इंडिया में जिस प्रकार से पेनिट्रेशन हुआ है, भले वो अलकायदा हो, एलईटी हो और अभी और आईएस इस्लामिक स्टेट हो, तो दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। ये बहुत बड़ा विषय है, चिंता का विषय है। तो जब तक, और सेकंड बात, दोनों जनरल ने कहा कि ट्रेनिंग की जरूरत है, कैपेबिलिटी की जरूरत है। बिकॉज एज यू नो 26/11 से पहले बहुत चल रहा था, बहुत स्टोरीज भी छपे थे अलग अलग पत्रकार में, न्यूज़पेपर्स में, कि शायद 5-स्टार होटल्स में अटैक होने वाला, इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे अटैक होने वाला है। नोबडी रियली पेड एंड प्रॉब्ली हमारे पास वो टेक्निकल नो हाउ नहीं थे। उसके बाद ही होटल्स में सब जगह आप देखोगे। But the fact remains, Pradeep, that is just one part of the issue. That is just one part. My point is something else. मेरा कुछ और है। मेरा ये कहना है कि जो विटनेसेस आपके पास थे, जो लोग आपके पास थे, उनको भी आपने नजरअंदाज किया केस बिल्डअप करने के लिए। बट वील टॉक अबाउट दैट एट सम अदर पॉइंट ऑफ टाइम। आई होप दैट डज नॉट हैपन एज फार एज द बैंगलोर बॉम्ब ब्लास्ट इज कंसर्न्ड। आई होप all angles will be considered. I hope it will be looked at completely and totally. I hope they will just not go to sleep over it. Right? Time for us to take a break. Time for us to take a very, very short break. When we come back, we'll have a lot of people from Worli who are right over here, and can you believe it? They haven't got houses for the last 10 years. 10 साल पहले इनको घर से बेघर किया गया। इनको जो घर मिलने थे वो किसी और को बेच दिए गए। वो घर जब किसी और को बेच दिए गए, एसआरए का ऑर्डर आया, बाकी सबका भी ऑर्डर आया कि जिन जिन को ये घर बेचे गए हैं इनको ये वापस दिए जाएं। आप मानेंगे पिछले 10 बरस से ऐसा नहीं हुआ है। वील टॉक अबाउट दैट व्हेन वी कम बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, सो डोंट गो अवे। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं
तो तुरंत लॉगिन कीजिए www.lemonnews.com पर या तुरंत अपना मोबाइल फोन उठाइए और टाइप कीजिए लेमन न्यूज स्पेस आपका नाम स्पेस पता स्पेस आपका सुझाव या आपका सवाल और भेज दीजिए 56767 पर। कौन है जो युवाओं के खून में भर रहा है जहर? कौन है जो देश की अर्थव्यवस्था को कर रहा है खोखला? कौन है जो रच रहा है भारत के खिलाफ आतंकवाद की साजिश? अब होगा हर अपराधी बेनकाब। Right, welcome back. My name is Rajiv K. Bajaj and you're of course watching me on Inside Story and with me of course is Advocate Pradeep Nambiar. आप हमें देख रहे हैं लेमन न्यूज़ पर और जैसा कि आप जानते हैं इनसाइड स्टोरी में अंदर की कहानी यानी वास्तविक कहानी क्या है इसके ऊपर हम नज़र डालने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक हम लोगों का प्रश्न है हमेशा हमने यही कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा सच आप लोगों के सामने लाया जाए और सच का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक दिन का सच या 2 दिन का सच। असली सच क्या है, वास्तविकता क्या है, ये हम हमेशा बेधड़क बेबाक और बिल्कुल सही तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। प्रदीप जी, ये पहली बार तो नहीं है कि इस प्रकार की बात हुई है, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा हुआ। बिल्कुल नहीं। अब 10 बरस से लोगों को घर नहीं मिले हैं, हैदर इमाम साहब 10 बरस से लोगों को घर नहीं मिले हैं। इसके बावजूद के सारे सरकारी तंत्रों ने ऑर्डर दे दिया है कि भाई ये 164 लोग जो हैं, कितने लोग हैं 164 कितने 126, ये 126 घर जो हैं ये मिलने चाहिए। ये सरकारी तंत्र ऑर्डर दे चुका है और आज तक नहीं मिला। प्रदीप जी सर एक चीज है, आप भी डिस्कस कर रहे हैं, करीबन 2009 से लगातार एसआरए के कैंपेन्स लेते रहे हैं। बिल्डर्स हमने देखा कि बिल्डर्स पे कोई कार्रवाई नहीं होता। वन इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एक लोगों को अगर इतने सालों से घर नहीं मिल रहा है देन समथिंग रॉन्ग इन द सिस्टम। सरकार का फंडामेंटल ड्यूटी है इनको सरकार का इनको घर प्रोवाइड करना, और घर प्रोवाइड करने के बाद घर में इनको एंट्री नहीं मिले, कोई दूसरे लोग घुसे, फिर भी सरकार का परम कर्तव्य है उस चीज को करना है, ठीक करना। लेट मी क्लैरिफाई। हैदर इमाम साहब आप बताएं, ये जो केस है जैसे अभी प्रदीप जी बता रहे थे, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, एसआरए में हमेशा देखा गया है कि कभी भी बिल्डर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है, कभी भी सरकारी तंत्र के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है, कभी भी प्रशासकीय अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। चलिए वो बात दूसरी रही। मेरा यहां पर यह कहना है कि जो 126 लोग हैं इनको घर तो दीजिए, 10 साल से घर नहीं मिला, जो इनके घर थे वो किसी और को दे दिए गए। अब आप ये बताएं हमारे दर्शकों के सामने कि वास्तविकता में केस क्या है। बताएं। ये परेल का गांधीनगर वर्ली की ये सोसाइटी है जिसको लोखंडवाला डेवलपर डेवलप कर रहा है। यहाँ पर ओरिजिनल टेनेंट जो है 515 थे, एनेक्स 2 550 का बनाया गया, और उसमें ऐसा है कि जो 13 बिल्डिंगों के अंदर 738 लोगों को रिहैब किया गया। इसमें 33 पीएपी टेनेंट थे, वो भी बिल्डर ने दूसरों को ला करके ये कर दिया। प्रोजेक्ट अफेक्टेड जो थे उनको नहीं दे करके वो प्राइवेट दूसरे लोगों को ला करके बिल्डर ने उसके अंदर भर दिया है। इसमें 126 लोग ऐसे हैं, जैसे ये
ताई है, ये सामने भाई साहब खड़े हैं, ये है, ये ओरिजिनल टेनेंट थे जिनका 515 जो 550 के एनेक्चर 2 में ये नाम था, ये लोगों का घर था वहाँ पर, इनका घर तोड़ दिया गया और आज तक ये 126 लोगों में से किसी को भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ। ये बेचारे आज भी भटक रहे, 2010 से इनका टूटा हुआ है। SRA ने ऑर्डर दिया, हाई पावर कमेटी ने ऑर्डर दिया, EOW ने FIR किया, FIR में भी EOW ने ओरिजिनल जो बिल्डर और वार्ड ऑफिसर वगैरह जो आरोपी थे उनको बदल करके कॉलोनी ऑफिसर दूसरों के ऊपर प्राइम एक्यूज कर दिया। तो ये सारी चीज आज भी ये लोग घूम रहे हैं, ये सोसाइटी के पदाधिकारी हैं, ये प्रदीप जी, दिस इज जस्ट वन केस। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बनती है कि ये तो एक केस है। अब इसी से दूर मैं अपने दर्शकों के सामने ये बात रखना चाहता हूँ, इसी से कुछ दूर, कितना, आधा मील दूर, आधा, लेस देन हाफ ए किलोमीटर अवे, 3K के तहत जीजा माता नगर के अंदर 3K के तहत एक बिल्डर को दे दिया गया, दूसरे बिल्डर वहां पे खड़े हो गए, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और उसके बाद क्या हुआ, वहां के जो लोग थे उनको गायब कर दिया गया। वो कहां गए किसी को मालूम तक नहीं है आज की तारीख में। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, जिस विषय में हम लोग न जाने कितनी मर्तबा बात कर चुके हैं, ये कोई बादशाह अकबर की सल्तनत नहीं चल रही है कि आपको अता किया, आपके एस्ट्रोलॉजर ने, आपके ज्योतिषी ने यह बता दिया कि ईद का चांद कब दिखेगा, तो आपने उसको राजा दरभंगा बना दिया, यानी गंग तर संग अता कर दिया। गंगा से लेकर के हिमालय तक, हिमालय तक की जमीन राजा दरभंगा को दे दी। कहने का मतलब ये हुआ, अरे भाई ये जनतंत्र राज्य है, ये किसी की सल्तनत नहीं है, ये जनतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह बनती है। और वहां पर लोखंडवाला और डीबी रियल्टी के बीच में लड़ाई में नंबर 1 लोग पिसे, नंबर 2 वो जमीन जो है आज की तारीख में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फुट है, वो आपने उठा करके आदरणीय लोखंडवाला जी और आदरणीय डीबी रियल्टी के बीच में बांट दी। कहने का मतलब यह हुआ, एज इफ the people of Mumbai don't matter, as if nothing matters, as if there is no law in the land. Exactly. सर आपको याद होगा यही लोखंडवाला बिल्डर्स के बारे में BMC कमिश्नर एज वेल एज SRA चीफ ने जॉइंटली एक ऑर्डर पास किया था कि ये है, अभी एक हम लोग विषय कर रहे हैं कि SRA चीफ और एवरी अथॉरिटी हैज asked that ये जो rehabilitation component है इनको देना चाहिए, they have to be given in spite of several orders. Nobody is following the law, but at the same time just want to tell you, आपको याद होगा कि ये धोबी घाट और पूरे एरिया में जिस प्रकार से SRA चीफ और BMC चीफ ने एक एक्सप्रेस ऑर्डर निकाला था कि नो कंसेंट रिक्वायर्ड अंडर 3K, आप जाइए और स्पेशल टास्क फोर्स क्रिएट किया गया, स्पेशल टास्क फोर्स क्रिएटेड टू एविक्ट द पीपल। आप पूरी बात नहीं बता रहे हैं, पूरी बात बताइए। यहां दर्शकों के सामने मैं ये बात बताना चाहता हूं कि एक ऑर्डर जो था 3K का, उस ऑर्डर के तहत ये कहा गया, क्या कहा गया कि एक तो कंसेंट की आवश्यकता नहीं है, यानी 70% जो कंसेंट की आवश्यकता होती है यहां पर वो आवश्यकता भी नहीं है, ये कहा गया ऑर्डर में। और साथ में ये भी कहा गया अगर कोई रेजिस्ट करता है सो लेट द पुलिस गो एंड एविक्ट दीस पीपल। मतलब अपने ही लोगों के खिलाफ, जनतंत्र राज्य में जनता के खिलाफ इस किस्म का ऑर्डर आता है और हम कुछ नहीं करते उसके बारे में। टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और यहाँ पर गरीब लोग को सफर, दोनों जगह गरीब लोग सफर कर रहे हैं। That's right. वहां पर वो ऑर्डर था कि इनको उठा के बाहर फेंक दो और इन्हें लाठी मार के घर से निकाल के बाहर फेंक दो। और यहाँ पर ऑर्डर होने के बाद भी गरीब लोग अपने घर में जा नहीं पा रहे। I tell you what, long time ago, I had interviewed President Kenneth Kaunda. Kenneth Kaunda साहब अफ्रीका के ये कहा करते थे, when elephants make war, the grass suffers. When elephants make love, the grass suffers. That's what happens. यानी गरीब लोग जो हैं वो घास के मुताबिक हैं। जब हाथियों की दोस्ती होती है तब भी घास मरता है, जब हाथियों की लड़ाई होती है तब भी घास मरता है। तो हम लोग क्या घास फूस हैं? लोग क्या घास फूस हैं? डीबी रियल्टी और लोखंडवाला हाथ मिला लेते हैं और जो घास फूस है उसको दबना ही है। जब आपस में लड़ाई करते हैं जो घास फूस है उसको लड़ना ही, उसको दबना ही है। क्या मतलब हुआ ये? अब आप इनसे जरा पूछें कि 126 लोगों के घर आपने उठा करके बेच दिए, यानी बिल्डर साहब ये लोगों के घर थे, आपके पास कोई राइट नहीं था, रिहैबिलिटेशन का कंपोनेंट था, आपने उठा करके बेच दिया। एग्जैक्टली जी, इतने सारे घर जो आपके हैं वो बेच दिए। आज आपके पास घर नहीं है और ना सरकार को इंटरेस्ट है ना किसी को इंटरेस्ट है। गए सरकार जाके भी वक्त हो गया, नया सरकार आके बहुत टाइम भी हो गया। अब तो न्याय मिलना चाहिए आपको। आपको क्या लगता है? अभी फिलहाल इधर अपना चुनाव जो हो गया, जो बिल्डर पहली सोसाइटी थी बिल्डर के माध्यम से चल रहे थे वो 2005 में बर्खास्त हो गए।
बाद में जो 2012 में इलेक्शन हो गया, 24 जून 2012 में, तो हम लोग चुन के आए, हमारी जो कमेटी है इधर आई है, 3 मेंबर तो आए हैं मेन। तो हमको ताबा दिया निवडणूक अधिकारी पालवनकर और DR पाटिल, उनको पूछा हमारा रिकॉर्ड किधर है, तो रिकॉर्ड भी जुना कमेटी ने लोखंड का माध्यम से गुल किया था, एक भी रिकॉर्ड नहीं, शेड सर्टिफिकेट नहीं या कोई चौपड़ी नहीं, कुछ नहीं। फिर हमने सब वो नया बना दिया, उपनिबंधक बोले नया बनाओ, फिर हम लोग नया बना दिया, खाली उन्होंने सिग्नेचर किया, वो CID में है, ऐसा हमको जवाब दिया गया। बाद में हम ये देखते हैं तो हम रिकॉर्ड बनाने का टाइम देखते हैं तो पूरा A और B सोसाइटी थी लैंड पे, जगह पे, तो दोनों सोसाइटी के मेंबर हर एक बिल्डिंग में मिक्स है। वो लोग ने ये सब भ्रष्टाचार करने के लिए ये सब काम बनाया है। दूसरी बात ऐसा है, अपना जो टेप अभी जो सरकार माध्यम से जो मिलता है वो POP, वो जो है वो लोखंड वाले का स्टाफ ही दिखता है उधर हर एक रूम में, वो POP कोई नहीं है। हम जो नया सोसाइटी जो चुन के आया वो बोल रहे हैं, और इतना हमको तकलीफ हो रहा है सोसाइटी चलाने के लिए, और उन्होंने इतना भी प्लान बनाया लोखंड वाले ने, जो सोसाइटी उधर जैसे लॉटरी हो गया तो जो सोसाइटी बर्खास्त हो गई उनके ताबे में दिया, तुम चालू करो बोले, नियोजित में चालू करो, और 7 साल नियोजित चला, 7 साल सोसाइटी नियोजित चलाया, और आज भी वो हमारा मेंटेनेंस एक कहने का मतलब ये हुआ कि बिल्डर के जो लोग हैं वो रह रहे हैं वहाँ पे। जी आप बताएं। जी मेरा नाम प्रवीण है उनका, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। उधर का जो आदमी जो परेल सुस्मृति सोसाइटी के जो लोग हैं उनका बहुत जो अन्याय हो गया, जिनका नाम पे रूम बनाया है, जो NC रूम में नाम है, तो उनको जो रूम मिलना चाहिए तो उनको नहीं देने की वजह से वो दूसरे को दिया, लोगों ने बिल्डर ने भेज दिया। और ये लोग जो बाहर है, ये लोग मेरे पास आने के बाद मैंने RTI के माध्यम से पूरा मालूमात निकाला, हाँ पूरा प्रोजेक्ट निकाल दिया। निकालने के बाद मैंने देखा तो पूरा भ्रष्टाचार बहुत है, 126 0 नंबर निकला है उधर, ये बोगस जो आशीर्वाद नहीं है, जो पहले जो लोग रहते थे वो अभी 10 साल से नहीं रहते हैं, उनका नाम पे बोगस पेपर बना के जो 126 बना दिया है। और वो परस्पर दूसरा इसमें राजकारणी लोग भी बहुत है, वो हम बाद में नाम पढ़ेंगे उसका कभी, जो क्या मालूम है कि जिसने बेचा है, अगर जिसने जो रहता है ना उधर उसको अगर नोटिस देगा PMC या निकल जाएगा, जब भी वो जाएगा उसके पास किसको पैसा दिया है कि जो राजकारणी जो लोग है नमाजी जो नगर से एविक्शन नोटिस भी इनको मिला है, सर्चेस मिला है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने कहा कि इनको खाली कर दो और इनको घर दो, रियल रिहैब कंपोनेंट है। आपका जैसे घर है, लेट्स बी स्पेसिफिक। आप इनसे बात करें, आप इनसे ये पूछे कि इनके घर में अभी कौन रह रहा है, ये जरा बताएं। आपके घर में कौन? नमस्ते, मैं चंदा सूर्या है, ये मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, दोनों बूढ़े हैं, अभी उनकी उम्र हो चुकी है, अभी तक उनको रूम नहीं मिला है। उनका जो भी है अभी जो बच्चा पले बच्चा हुआ पहले उनका, मैं चाहती हूँ कि उनका खुद का घर मिल जावे, वही घर में उनको दूसरे रह रहे, कोई और रह रहा है, किसी और को दे दिया है रूम, कोई लेना देना नहीं है। और वो कह रहा है कि मैं इनका रिश्तेदार है, रिश्तेदार कौन है? बात बोलेगा ये रिश्तेदार आपका रिश्तेदार भी नाही तुम्ही सांगा मराठीमध्ये। आमचा रिश्तेदार कोण नाही आहे, दुसऱ्यांनाच ठेवले ते लोक, ते बिल्डर लोकांनी सांगते, कमिटी लोक सांगितल्यात, आमच्या नातेवाईक आहेत, आमच्या नातेवाईकांना ये बनती है। अरे भाई जो आदमी वहां रहता है, हैदर इमाम साहब और प्रदीप जी, जो शख्स वहां पे रहता है ऑन एन एज इज वेर इज, उसी हिसाब से किसी को घर मिलता है। यहाँ पे जहाँ तक मैं जानता हूँ स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के कानून के तहत, भले वो शिवशाही प्रकल्प हो या बाद का SRA हो, मुझे लगता है अब शिवशाही प्रकल्प एक बार फिर दोबारा आएगा, अभी उसके ऊपर काम हो रहा है। And that, by the way, was a very good scheme. Very frankly speaking, that was a far better scheme, far more workable, and that is what we should have done. जो शिवशाही प्रकल्प था 1995 में जो बनाया गया था, उसी हिसाब से आज भी चलना चाहिए था, मेरा ये मानना है। लेकिन उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कभी और करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ये था कि स्थानीय लोग अपना ही घर खुद बनाएंगे, ये सबसे बड़ी बात वहाँ पर थी। यहाँ पर लेकिन दोनों स्कीम्स में ही रिश्तेदार का कोई अस्तित्व नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं, कोई रिश्तेदार का अस्तित्व नहीं है। जी आपको नहीं लगता कि मोहम्मद लोखंडवाला जो लोखंडवाला ग्रुप का है, he has got a moral and ethical responsibility कि जिसका घर है उसको देना चाहिए। अरे मोहम्मद भाई आपके सामने मोहम्मद लोखंडवाला जी बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, ऐसी बात नहीं है। मोइज लोखंडवाला जी भी बड़े अच्छे मित्र हैं। जहाँ तक मोहम्मद लोखंडवाला जी का प्रश्न है, मैं उनके सामने एक बड़े प्यार से एक बात रखता हूँ। मोहम्मद लोखंडवाला साहब, ऊपर वाले ने भी आपको
कैंसर दे दिया। माफ़ कीजिएगा, ऐसा बोलना नहीं चाहिए किसी को। अगर आप अच्छे काम करेंगे सबकी दुआ लगेगी। 126 लोगों की शायद आपको बद्दुआ लगी हो क्योंकि आपको कुछ नहीं था, फौरन आप एकदम बीमार पड़ गए। मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जल्द से जल्द इनके घर इनको दे दें। हो सकता है कि ऊपर वाले की कृपा आपके ऊपर हो जाए, लेकिन ये तो बात अलग रही। बट लीगली, लेट्स बी वेरी क्लियर, लीगली सबसे बड़ी बात यहां पर यह बनती है कि आप मुफ्त में घर नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, आप जो घर बना रहे हैं उसका कमर्शियल एलिमेंट आपको अलग मिल रहा है, टीडीआर आपको अलग मिल रहा है, एफएसआई आप कहीं और लोड कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप एक घर बना रहे हैं तो वहां से 100 घरों का पैसा वसूल कर रहे हैं। याद रखिए। और सब लोग कमा रहे हैं, और सब लोग कमा रहे हैं, और सब लोग कमाने के बावजूद ये जो ग्रीड है, जो हवस है कि और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, ऐसे गरीब लोगों के घर को बेच कर जिस प्रकार से रियाब कंपोनेंट को छोड़ के सेल कंपोनेंट। 126 लोगों का ये जो था, ये लोग जो कंप्लेंट में गए तो उसमें वो जो हियरिंग हुई उसमें उस ऑर्डर में एसआरए ने लिख के दिया कि ये 126 का 4 एफएसआई लेकर के ऑलरेडी इसने नया टावर बनाया है। तो वो जो टावर बनाया वो इन्हीं गरीब लोगों के ऊपर बनाया वो, तो ये गरीब लोगों को उसका हक क्यों नहीं मिलना चाहिए? आखिर सरकार एसआरए क्या कर रही है? ये गरीबों का क्या दोष अगर ये सरकार की स्कीम और पॉलिसी के साथ। एक मिनट, कहने का मतलब ये हुआ जब सरकारें बनती हैं तो गरीबों के सर पे, जब वोट बटोरने लोग जाते हैं तो गरीबों के सर पे, जब बहुत बड़ा एड पैकेज आता है कहीं से तो गरीबों के सर पे, जब 72,000 करोड़ का विदर्भ के लिए पैकेज आता है तो गरीबों के सर पे, जब एसआरए स्कीम बनती है तो गरीबों के सर पे, जब बिल्डर टावर बनाते हैं तो गरीबों के सर पे। और गरीबों को क्या मिलता है? सिर्फ एक चीज मिलती है कि जब तक आप गरीब रहेंगे हम पैसा कमाते रहेंगे, तो इसलिए ना हम आपको घर देंगे, ना हम आपको जीने देंगे, ना हम आपको मरने देंगे, हम हमेशा के लिए आपको गरीब रखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ। और इसको जस्टिफाई इस प्रकार से करना, इनको ये बोलना कि आपका घर आपके रिश्तेदार ने लिया, जब इनको मालूम ही नहीं है कौन है रिश्तेदार, इनके इलेक्शन में नहीं कैसे, ये कौन सा सरकार क्या दिस एसआरए चीफ इलेक्शन 2 में नाम, मगर ये कौन सा परंपरा है कि इनका घर किसी उनके रिश्तेदार को भी दे सके? अगर है तो भी बोलिए। ईओडब्ल्यू ने भी एफआईआर, मेरा नाम सुरेश उले है, मैं भी इसी केस में हूँ, तो ईओडब्ल्यू ने भी केस फाइल किया हुआ है, उन पर एफआईआर दाखिल किया हुआ है। 2007 में एफआईआर दाखिल किया और 7 साल तक इनकी इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है, और अभी 2014 में चार्जशीट फाइल किया है। और फिर भी चार्जशीट में जो ओरिजिनल एक्सक्यूज था, ये बिल्डर था, उसका तो नाम ही नहीं रखा उसमें। ईओडब्ल्यू ने उसका नाम उसमें से निकाल दिया है। ईओडब्ल्यू ने जो वार्ड ऑफिसर ने जो इलीगल रूम बढ़ाए हैं उनका भी नाम उसमें से निकाल दिया है एफआईआर से मेन। हाँ, मतलब वो मेन जो आरोपी थे उनका नाम अलग रखा। हाँ, लोखंड वाला जी और जो वार्ड ऑफिसर थे सर। 100 आई मीन इफ यू हैव सो मेनी हाउसेस बीइंग सोल्ड, जो रियाब कंपोनेंट है, रियाब कंपोनेंट को बेच के अगर बिल्डर के कोल्यूशन के बिना ये हो सकता है कि इतने सारे 100-150 जो रियाब कंपोनेंट है और वर्ली जैसे एरिया में रियाब कंपोनेंट वो बेचना और बिना बिल्डर के इन्वॉल्वमेंट और नॉलेज के क्या हो सकता है? और अगर हो सकता है तो इतने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इसको लैक्स इन्वेस्टिगेशन कहता है कि 6-7 साल हो गया और जो मेन अक्यूज्ड है वो उसको उस नाम ही हटा दिया है। आई मीन दिस इज एब्सोल्युटली, दिस शोज दैट द गवर्नमेंट वाज नेवर इंटेंट और रियली हेल्पिंग द पोरेस्ट ऑफ पोर, गरीब से गरीब लोगों के लिए। Which is the reason why after 15 years finally the people have woken up and they have brought in a new government into power. मतलब एक नई सरकार को लाया गया है। कहने का मतलब ये हुआ, देवेंद्र फडणवीस जी आप नए मुख्यमंत्री हैं, नई सरकार का आप नेतृत्व कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी नजर इनायत इस तरफ भी करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि आप वास्तविकता में गरीब से गरीब जो है उसकी आप मदद करेंगे। आपने जो वादा किया कि मैं यहाँ पे उस शख्स के लिए हूँ जो गरीब से गरीब है, अगर वो अनहैप्पी है, अगर वो दुखी है, इसका मतलब सरकार अपना काम नहीं कर रही। मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा दूर जाना है। आपके घर से, वर्षा से सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा 20 के 25 मिनट दूर है। यहाँ पर इनको सिर्फ घर चाहिए, और कौन सा घर चाहिए? जो इनको ऑलरेडी अलॉटेड है। कौन सा घर चाहिए? अपना घर चाहिए। कौन सा घर चाहिए? जो इनको कहा गया था कि आपको मिल चुका है, एनेक्सर 2 में इनका नाम है, एनेक्सर 2 में इनका नाम है, और इनके घर में कोई और रह रहा है, और इनके घर में कोई और रह रहा है। बोलिए बोलिए। ये
ये बोलिए बोलिए. मी संभाजी केसरकर. माझ्या ॲनेक्शन 2 मध्ये नाव आहे. ॲनेक्शन 2 मध्ये नाव आहे. विचारला गेल्यानंतर तुमची खोली तुमच्या पाहुण्याला दिलेली आहे. पण पाहुणा कोणता पाहुणा? मी महाराष्ट्र, तो UP. जर तुम्ही असे करत असाल तर तुम्ही गरिबांना न्याय काय देणार? आणि आम्ही एवढे वर्ष आता आम्ही बाहेर भाडोत्री राहतोय, आम्हाला या जायला प्रॉब्लेम. अरे ये भाड़ोत्री जो बाहर रह रहे हैं उसका पैसा कोई दे रहा है? कोई कुछ नहीं. दिस इज रिडिकुलस. आई मीन ये SRA में इनको घर नहीं मिल रहा है, घर से बेघर है, ट्रांजिट काम में इनका रियाब घर नहीं है, जो रिप्लेसमेंट घर मिलना चाहिए वो भी नहीं है, और अपने खर्चे पे बाहर रह रहे हैं अपने घर खोकर. एंड EOW के पास, सब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास ऑलरेडी मैटर पेंडिंग है. 7-7 साल से कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा, कोई अरेस्ट नहीं हो रहा है, मेन एक्यूज्ड लोग छूट रहे हैं. नाउ दिस इज एज यू से, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ अमेंडमेंट्स, जो हर चीज जो गरीब से गरीब के राइट्स के लिए है, आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से दे आर नॉट फॉर द पुअर बट दे आर फॉर द प्रो रिच. जो बिल्डर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं. पंकज शाह जी, आप बताएं, आपने सुना जो कुछ भी था, आपने सुना, एक मिनट, जो कुछ भी था आपने सुना. अपने एक्सपीरियंस में आपके मुताबिक इन लोगों को क्या करना चाहिए? ये 126 लोगों को घर किस प्रकार मिलेगा? जी बताओ. सर, इनको कुछ नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट ने करना चाहिए. गवर्नमेंट जब फोर्सफुली हटाती है, ये गवर्नमेंट का फेलियर है. गवर्नमेंट उनको जगह देना चाहिए और फिर वो जाए बिल्डर के सामने एक्शन लेवे. बिकॉज बिल्डर का कोई भी एक्ट है दैट टेक्निकली इट में बी सब्जेक्ट टू एनीथिंग, लेकिन इनका जो हैक है वो 100% इट इज नॉट सब्जेक्ट टू इफ एंड बट्स. तो गवर्नमेंट फेलियर है, गवर्नमेंट को कर देना चाहिए. No, but the only thing, which means now Mr. Devendra Fadnavis will have to take action, because over here, let's be very clear. But one thing we are very happy about. Let me tell you. No, hang on a minute. I'm very happy about one thing. What is it that I'm very happy about? कि सबसे पहला काम देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद 1 हफ्ते के भीतर या 10 दिन के भीतर वो एक्चुअली SRA के ऑफिस में गए और वहां पर उन्होंने उस चीज का मुआयना लिया. और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करेंगे. आई एम रीजनेबली सर्टन ही विल डू समथिंग एंड वेरी वेरी क्विकली. आप कह रहे हैं, यस, ये वेंट टू द SRA चीफ. SRA का घर चाहिए, वो कहा था कि पोर्ट और पोर्ट बंदर और पोर्ट्स और डॉक्स में सब उन्होंने लैंड क्लियर किया, बोले बिल्डिंग्स आए. एवरीथिंग इज प्रो रिच, प्रो डेवलपमेंट, प्रो द हाई एंड माइटी, प्रो रिच, प्रो बिजनेस. ये गरीब लोग, हाँ, ये गरीब लोग जिसके घर, और उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या आपने SRA चीफ से कहा कि जितने पेंडिंग है, जिसको बेघर किए हैं, जो बाहर है, उन पर तुरंत कार्रवाई करके उनको घर में वापस मिलना चाहिए? ये एक केस है. I'll tell you what, we really have run out of time. Hyder Imam साहब, मालूम, एक मिनट. Hyder Imam जी, we are aware of that. We really have run out of time. But I'll tell you what, very frankly speaking, let's give him the benefit of the doubt. He has been chief minister effectively for 1 month, right? Ever since the Shiv Sena government joined him. ठीक है, 3 हफ्ते हुए हैं. उनको 1 हफ्ते का टाइम और दे देते हैं, 10 दिन का टाइम और दे देते हैं. मैं उम्मीद करता हूं देवेंद्र फडणवीस जी, जबकि आपने खुद ने कहा था कि जैसे ही मैं शपथ ग्रहण करूंगा उसके बाद ही मेरी गिनती शुरू हो जानी चाहिए, मैं उसी मिनट से काम करना शुरू कर दूंगा, ऐसा देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा. ऐसा कहा. तो लिहाजा देवेंद्र फडणवीस जी, ये आपके लोग हैं, हमारे लोग हैं, मुंबई शहर के लोग हैं. आप कृपा करके इनकी ओर ध्यान दें और जल्द से जल्द इनका काम करें. We really have run out of time. 13 बिल्डिंग है, 13 बिल्डिंग में से किसी को OC नहीं दिया है, किसी को शेयर सर्टिफिकेट. Right. कमेटी मेंबर है जी. कमेटी मेंबर मांग रहा है. सेक्रेटरी कोंडा है. मैं नया चुन के आया हुआ 2012 में. मैं सेक्रेटरी हूँ. मैं बिल्डर्स को फॉलोअप कर रहा हूँ कि भाई मेरा ओरिजिनल कागज दे दो. आज तक कोई टेनेंट को और हमारे सोसाइटी को OC, IOD, जो CC कुछ भी है, कुछ नहीं मिला. कुछ जेरोक्स का. Right, we heard it. All right, you heard it right over here. We really have. All right. So which means प्रदीप जी, कहने का मतलब ये हुआ, भले लोखंड वाला हो, भले DB रियल्टी हो, भले कोई और हो, जितने भी बिल्डर हो, कहने का मतलब ये हुआ, प्रशासन, बिल्डर्स, पॉलिटिशियंस, सब लोग मिलकर के गरीबों के सर पर, गरीबों के नाम पर आशियाना बना रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, सरकार तोड़ रहे हैं. और सिर्फ क्या हो रहा है? सिर्फ आपके नाम पर यह हो रहा है. कहने का मतलब यह हुआ, हम सबको जागना पड़ेगा, हम सबको सड़क पर आना पड़ेगा, हम सबको यह पहचानना पड़ेगा कि ये हमारे हक हैं और हमारे हकों से हमें कोई वंचित नहीं रख सकता. Right, that's it. That's all we've got for you in tonight's Inside Story. We'll of course be back with you tomorrow. You keep watching Lemon News. Till then, bye-bye. बेंगलुरु ब्लास्ट के बाद मुंबई में हाई अलर्ट. सीएम फडणवीस ने लोगों से की पुलिस को सहयोग करने की अपील.
राडार से लापता एयर एशिया विमान के जावा सागर में डूबने की आशंका। खोजी टीम ने मलबे को देखा, सर्च ऑपरेशन जारी। आमिर की फिल्म पीके पर नहीं थम रहा विवाद। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, फिल्म में लगा आईएसआई और दुबई का पैसा। भारत के उत्तरी क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप बढ़ा। उत्तर भारत में ठंड से 3 की मौत। ठंड से हुआ जनजीवन अस्त व्यस्त। और पाकिस्तान की जेल से जल्द छूट सकता है 26/11 हमले का मास्टरमाइंड लखवी। हिरासत के आदेश इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किए खारिज। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media.